हम मतलब सारी की सारी पार्टियां एक साथ जुड़कर काम कर रही हैं, कोई टेंशन नहीं है। आज ये तेजस्वी यादव पलायन की बात करते, पलायन की बात। अरे तुम्हारे पिताजी का स्टेटमेंट है कि हमारा बिहारी अंगोछा पहन के जाता है और टाई सूट पहन के लौटता है। तुमने बिहारियों को कितने हद तक पहुंचा दिया था, इसको याद करो जो आज पलायन की समस्या पर चर्चा कर रहे हैं। आज कहीं भी इधर उधर वोट मत दीजिएगा, तो आप सब लोग को दीजिएगा ही, और दूसरे को जो गड़बड़ सड़बड़ करता है उसको नहीं। हम मरना कबूल करेंगे लेकिन उस पार्टी में दोबारा नहीं जाएंगे। अगर उसको आप वोट दीजिएगा तो फिर से जंगल राज आएगा, फिर से अपहरण रंगदारी यहाँ पर होगा। एनडीए का सीएम का चेहरा कौन होगा पता नहीं है। अमित शाह कह दिए कि अब जब चुनाव हो जाएगा तो विधायक लोग तय करेगा कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। सच्ची दीपावली 14 नवंबर को होगी, जब लालू के बेटे का सुपड़ा साफ हो जाए। इस महागठबंधन में, महागठबंधन में अटक दल है, लटक दल है, भटक दल है, झटक दल है और पटक दल है। बिहार चुनाव अपने चरम पर है। बिहार में इस हफ्ते अगर देखिए तो कई सारे ऐसे घटनाक्रम हुए जो ये बताते हैं कि इन घटनाक्रमों का असर बिहार चुनाव के पहले दूसरे चरण पर दिखाई पड़ेगा। मुख्यमंत्री बना दिया, डिप्टी सीएम बना दिया, तो मैंने सोचा कि जैसे एंटीसिपेटरी बेल मिलती है कोर्ट से, ऐसे एंटीसिपेटरी शपथ भी दिला देना चाहिए था। और ये कांग्रेस उसमें कहीं भी नहीं है। जो भावी होंगे उप मुख्यमंत्री, उसमें भी कहीं एक वाक्य नहीं आया कि कांग्रेस का भी कोई हो सकता है। कि कांग्रेस ने मजबूरी में या कहिए कि स्ट्रेटेजिकली तेजस्वी को मुख्यमंत्री माना है। आरजेडी नहीं चाहती कि भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री हो, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के यदि मुख्यमंत्री बन जाएगा तो तेजस्वी यादव को 10 साल संघर्ष करना पड़ेगा। और भारतीय जनता पार्टी भी नहीं चाहती कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री हो, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो इतने समय से संघर्ष करके कुर्सी के करीब पहुंची है, वो भी 10 साल पीछे चली जाएगी। राहुल गांधी जी को भी अब ये सूट कर रहा है कि हार का ठीकरा कहीं और फूटे। तो राहुल गांधी जी भी अपने हिसाब से, अपनी समझ से गलत नहीं कर रहे हैं। क्योंकि उनके लिए अगर उनको मुख्यमंत्री का चेहरा बना भी दिया गया है तो मुख्यमंत्री की कुर्सी और उनके बीच में जो दूरी है उसको पाटने के लिए भी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं खबरों के खिलाड़ी। मैं हूं आपके साथ प्रतीक्षा। डिजिटल की दुनिया का वो कार्यक्रम जिसकी तमाम वरिष्ठ पत्रकारों की टिप्पणियां आप सब खूब पसंद करते हैं, इसका शुक्रिया भी है आप सबको। बिहार चुनाव अपने चरम पर है। बिहार में इस हफ्ते अगर देखिए तो कई सारे ऐसे घटनाक्रम हुए जो ये बताते हैं कि इन घटनाक्रमों का असर बिहार चुनाव के पहले दूसरे चरण पर दिखाई पड़ेगा। महागठबंधन ने तेजस्वी यादव को सीएम का फेस घोषित कर दिया। इसके बाद सीपीएम के कुछ नेताओं ने बीजेपी के एक नेता के जो बयान थे उसका समर्थन कर दिया, जिसके बाद कहा जाने लगा कि गठबंधन में कुछ गड़बड़ी दिख रही है। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सुशासन और जंगल राज वाला स्टेटमेंट आया, जिसकी भी खूब चर्चा होती रही। ठीक इसके बाद अमित शाह ने भी लालू प्रसाद यादव पर जंगल राज की बात कह के खूब हमला बोला और कहा कि 14 तारीख को ये दिवाली बिहार मनाता हुआ दिखाई पड़ेगा। इन सब के बीच अगर आप देखिए तो ये वो सारे घटनाक्रम हैं जो कि आने वाले चुनाव के दोनों चरणों को प्रभावित करेंगे। ये पूरी जो तस्वीर इस वक्त बिहार की तैयार हुई है चुनाव से ठीक पहले, वो क्या परिणाम पर असर डालेगी, ये जो तमाम बयान और जो घटनाक्रम दिखाई पड़ रहे हैं, ये किस तरीके से बिहार के वोटर्स को प्रभावित करेंगे, इसका ही विश्लेषण करते हैं। रामकृपाल सिंह जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद हैं। थोड़ी देर में ही राकेश शुक्ल जी हमारे साथ जुड़ेंगे। अजय सेतिया जी काफ़ी लंबे गैप के बाद हमारे साथ आज मौजूद हैं। अनुराग वर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं। अमर उजाला डिजिटल के संपादक जयदीप कर्णिक जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, सबसे पहले तो मैं तेजस्वी यादव से ही चाहूँगी कि शुरुआत हो, क्योंकि पिछले कई दिनों से अगर आप देखिए तो सिर्फ तेजस्वी के सीएम फेस बनने महागठबंधन के और मुकेश सहनी के डिप्टी सीएम फेस बनने के बाद से
जो एक महागठबंधन में खासतौर से कांग्रेस के जो नेता हैं वो जिस तरीके से विरोध कर रहे हैं, जिस तरीके से गलत बता रहे हैं इन चीज़ों को, क्या ये वोटर्स पर उस तरीके का इम्पैक्ट डालेगा कि एनडीए को बढ़त मिले? और दूसरी चीज़ कि ये तेजस्वी और मुकेश सहनी की जो जोड़ी है, ये आपको लग रहा है कि कांग्रेस को किनारे करके महागठबंधन को थोड़ा मजबूती दे पाएंगे? जब ये गठबंधन बना था तब भी मैं आपके यहाँ इस चीज़ों में आ रहा था, और मैं जो बोला था मुझे कुछ कुछ याद है। मैंने एक बार कहा था कि जब दीवार बनी ही नहीं तो दरार कहाँ से होगी। याद है आपको ना? जी बिल्कुल। और मैंने ये भी कहा था कि ये गठबंधन एक इच्छा है, ये कभी भी धरातल पर उतर नहीं सकती। और मैंने ये भी कहा था कि हर चुनाव के पहले अपोजिशन की एक इच्छा होती है कि हम मिल जाएं, और हर बार रहा है। आप उस फोटोग्राफ को याद कीजिए जो छपा था जिसमें जयललिता भी थी, 19 पार्टियां एक मंच पर खड़ी एक हाथ मिला के किए हुए। हर बार ये होता है। आज भी मैं अपने उसी बात पर कायम हूँ। अब रही जो बात आप कह रही हैं, एक बहुत अच्छा गाना जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, एक बहुत शायर हैं, कोई खुद उन्होंने गाया है कि मुसलमान और हिंदू की जान कहाँ है मेरा हिंदुस्तान में उसको ढूंढ रहा हूँ। ये गाना आज मुझे बरबस इसलिए याद आ रहा था, वो कांग्रेस के नाते। हिंदुस्तान की जगह अगर कांग्रेस को कर दीजिए तो कांग्रेस जो इस देश की जान रही है, 70 साल में कम से कम 50 साल उसने राज किया है। मैं बिहार में उस कांग्रेस को, वो कांग्रेस जो हिंदुस्तान की जान रही है, मैं उसको बिहार में ढूंढ रहा हूँ और मुझे वो कहीं दिख नहीं रही है। तो मेरा तो सबसे, ये तो मैं कह ही रहा था कि ये जब से ये बना है, मुझे कोई एक चुनाव बता दे, चाहे किसी राज्य का, जहां सारे लोग मिल के चुनाव लड़े हों। और जब इंडिया अलायंस के सारे लोग मिल के चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, कहीं कोई 2 मिल गए, कहीं कोई 3 मिल गए, तो इंडिया अलायंस नामक चीज रही नहीं। और मैं पहले से भी कह रहा था कि ये स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस है। जिसने कांग्रेस को बाहर किया राज्य से, वो कांग्रेस को एक्सेप्ट कर रही होगी तो सिर्फ इसी शर्त पर कि कांग्रेस मेरे लिए खाद का काम करे, उर्वरक। तो यही कांग्रेस वहां पे बन गई है। और इतने दिनों वोट चोर, गद्दी छोड़, फलाना ढकाना, ये सब करते हुए जब मौका आया तो आज कांग्रेस किनारे हो गए। कांग्रेस मैंने कल भी कहीं कहा था कि मुख्यमंत्री बना दिया, डिप्टी सीएम बना दिया। तो मैंने सोचा कि जैसे एंटीसिपेटरी बेल मिलती है कोर्ट से, ऐसे एंटीसिपेटरी शपथ भी दिला देना चाहिए था। और ये कांग्रेस उसमें कहीं भी नहीं है। जो भावी होंगे उप मुख्यमंत्री, उसमें भी कहीं एक वाक्य नहीं आया कि कांग्रेस का भी कोई हो सकता है। तो मेरा खाली ये कहना है कि कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है, मुझे बड़ी दया आ रही है बिहार के इलेक्शन पर, कि वो राज्यों में कहीं नहीं, हर जगह सरेंडर करती जाएगी, लेकिन 2029 में वो सीधे केंद्र में आ जाएगी। मुझे नहीं पता कि इस देश में जो राज्य में नहीं है वो केंद्र में कैसे आ सकता है। ये सवाल का जवाब कोई मित्र दें। और रही बात इसकी कि जो मैं पिछली बार भी कह रहा था कि ये जो भी टूट फूट हो रही है, अल्टीमेटली 10-12 सीटों पर सोकाल मैत्री फाइट है, जैसे फ्रेंडली फाइट है। उसके अलावा देखिए, आज बिल्कुल सही है जो मैंने कहा था, लालू तेजस्वी एक तरफ, मोदी नीतीश एक तरफ। फाइट इसमें है। रिजल्ट 14 को क्या आएगा मैं कह नहीं सकता। ठीक है अजय सर, कांग्रेस की बात मैंने भी शुरुआत में ही की और रामकृपाल सर ने भी उसे दिशा दी कि कांग्रेस वाकई में ढूंढी जा रही है बिहार में। जब शुरुआत हुई तो लगा कि राहुल गांधी जिस तरीके से तेजस्वी के साथ आए, लगा कि कांग्रेस प्लानिंग कर रही है। कृष्णा अल्लावरू को कल मैं सुन रही थी, कहीं पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस का डिप्टी सीएम होगा ही, अभी तक महागठबंधन में एक ही डिप्टी सीएम होगा, ऐसी कोई बात नहीं हुई है। ये बात वो तब कह रहे हैं जब कांग्रेस के भीतर ही बहुत सारी परेशानियां दिखाई पड़ रही हैं, लोग कांग्रेस के जो वहाँ के क्षेत्रीय नेता हैं वो विरोध कर रहे हैं, तब उनको ये कहना पड़ा है। अब
कांग्रेस की स्थिति को आप बिहार में कैसे देख रहे हैं? और मान लीजिए एक अगर इस तरफ महागठबंधन की तरफ कुछ अच्छी खासी सीटें आ गईं तो कांग्रेस की स्थिति कैसे, क्या आकलन कर रहे हैं आप? देखिए, मैं एक अलग थ्योरी पर चलता हूं बिहार को लेकर। बिहार को लेकर नहीं बल्कि कांग्रेस को लेकर। कांग्रेस एक अलग तरह की रणनीति अपना करके चल रही है और उसकी रणनीति शुरू हुई थी दिल्ली से। कांग्रेस यह समझ चुकी है कि जहां जहां जिन जिन क्षेत्रों में उसके वोट बैंक के बूते पर दूसरी पार्टियां खड़ी हुई हैं, जब तक वो खत्म नहीं होंगी, जब तक उनका जो है नीचे नहीं आएंगी, तब तक कांग्रेस खड़ी नहीं हो सकती। रामकृपाल जी का कहना है कि वो कांग्रेस शायद ये समझती हैं कि 2029 में सीधे ही वो ऊपर पहुंच जाएगी। मेरा मानना दूसरा है। मेरा मानना दूसरा है कि 2029 आते आते कांग्रेस की रणनीति ये है कि दिल्ली में जैसे अरविंद केजरीवाल खत्म हुए, वैसे ही बिहार में तेजस्वी यादव खत्म हो और यूपी में अखिलेश यादव खत्म हो। संभव है? उनकी रणनीति है, उनकी सोच है। सोच कहां भी हो सकती है, संभव नहीं है। मुझे भी लगता है संभव नहीं है और हर व्यक्ति को लगेगा कि संभव नहीं है। अब कांग्रेस अब वहां नहीं पहुंची है कि वो उसका उभार हो गए, लेकिन कांग्रेस लगातार फिर गलतियां करती जा रही है। बिहार में उसने क्या किया कि एक मुस्लिम उप मुख्यमंत्री देना चाहिए था, उसको अपनी तरफ से देते। जो ये दावा कांग्रेस कर रही है कि मुस्लिम वोट बैंक उसके साथ वापस आया है, दलित वोट बैंक उसके साथ वापस आया है, तो उसको दिखाना चाहिए था कि मुस्लिम हमारा चेहरा होगा, एक उप मुख्यमंत्री मुस्लिम होगा या दलित होगा, तो वो भी नहीं दिया। अब ये अशोक गहलोत जी ने उस समय जब अनाउंसमेंट किया तो ये किया कि इसी तरह दूसरी जातियों को के भी उप मुख्यमंत्री बनाए जाएंगे। लेकिन आपने अगर मुस्लिम उप मुख्यमंत्री घोषित कर दिया होता तो तेजस्वी का ये दावा ना बन जाता। जैसे आपने देखा, कल 6 तारीख को चुनाव की घोषणा हुई थी और कल तक वह कोप भवन में बैठे थे। वह अपने घर से बाहर नहीं निकले। कल पहली बार घर से बाहर निकले, मुख्यमंत्री की घोषणा हो गई उनकी, लेकिन जब वह बाहर निकले और हेलीकॉप्टर पर बैठे तो कांग्रेस का एक नेता भी उनके साथ नहीं था। तो मैं इस थ्योरी को जो आपको शुरू किया, मैं वहीं पर वापस लेके आता हूं कि कांग्रेस ने मजबूरी में या कहिए कि स्ट्रेटेजिकली तेजस्वी को मुख्यमंत्री माना है, वरना राहुल गांधी वहां जाते या प्रियंका गांधी वहां जाती, कोई बड़ा नेता होता। बिल्कुल ठीक। चौथे 5वें नंबर के अशोक गहलोत को वहां पर भेजा गया और फिर उसके बाद अब देखिए कि एक्स हैंडल पर राहुल गांधी ने तेजस्वी को घोषित किए जाने पर एक शब्द नहीं लिखा। तो इससे आप समझ सकते हैं कि कांग्रेस की स्ट्रेटजी क्या है। कांग्रेस ने यह दाव चला है कि इतने दिन तो यह शोर शराबा होता रहा और 10 सीटों पर टक्कर भी हो रही है आमने सामने, तो कांग्रेस ने सोचा कि अब इसको तेजस्वी को खत्म करने का समय आ गया है, अब इसको मुख्यमंत्री घोषित कर दिया जाए। भारतीय जनता पार्टी का जो गठबंधन है वो अपनी लीड बना चुका है, जीतना है नहीं, इसलिए इसको घोषित कर दिया जाए ताकि इसकी अध्यक्षता में चुनाव हार जाएं तो उनका पर्पस सॉल्व होगा जो कांग्रेस लेकर के चल रही है। और दूसरा, मुकेश सहनी तेजस्वी के साथ अब नहीं है। मुकेश सहनी को विन ओवर किया है कांग्रेस ने, वह कांग्रेस के साथ है। अब पप्पू यादव की नई थ्योरी लेकर के चल रहे हैं, जबकि वो होना ही नहीं है, वो प्रैक्टिकली संभव ही नहीं है। वो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे कांग्रेस की मदद से और मुकेश सहनी साथ होंगे और लेफ्टिस्ट भी साथ होंगे। ये एक संभव नहीं है, लेकिन एक थ्योरी ये भी चल रही है और ये बिल्कुल सही है कि बिहार में कांग्रेस तेजस्वी को किसी भी हालत में मुख्यमंत्री मानने को तैयार नहीं है। कांग्रेस के 80-90% लोग उसके साथ सहमत नहीं है। राकेश सर, उस खेमे की बात हो गई, थोड़ा इस खेमे की भी बात कर ली जाए। प्रधानमंत्री मोदी जाते हैं तो लगातार एक ही बात कह रहे हैं कि जंगल राज वर्सेस सुशासन। अमित शाह ने भी कहा कि जंगल राज को नीतीश ने ख़त्म किया है। 2005 अगर आप देखिए, जब नीतीश थोड़ा सा अपने उस तैयारी में थे, तब भी यही वाला मुद्दा था और आज 25 में भी एनडीए के पास यही वाला मुद्दा है। देखिए क्या होता है, जब सामने जो विरोधी है ना वो उसी टाइप का होता है तो मुद्दा तो एक ही रहेगा। यदि आज वहाँ पे कांग्रेस लड़ रही होती, बहुजन समाज पार्टी या समाजवादी पार्टी के कंपटीशन में होती, तो जंगल राज का मुद्दा यानी आरजेडी की सरकार का मुद्दा नहीं आता।
और जंगल राज का मुद्दा इसलिए आ रहा है क्योंकि ये किसी पार्टी की देन नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा था जब लालू प्रसाद यादव जी का शासनकाल था। तो भारतीय जनता पार्टी वहाँ के जनमानस को ये सचेत करने का प्रयास तो करेगी ना कि आप याद करिए कि 2005 से पहले बिहार क्या था। तो इसलिए क्या उसी बिहार को वापस लाते हैं। लेकिन 3 राज्य हमने देखा है कि 3 राज्य में 3 पार्टियां या 3 नेता पनौती बने हुए हैं। बिहार में लालू प्रसाद जी का शासनकाल, और आप देखिए 20 साल से मध्य प्रदेश में ही भारतीय जनता पार्टी है, लेकिन जब भी चुनाव आता है तो दिग्विजय सिंह के शासनकाल को जरूर याद कराया जाता है। तो 20 साल आपने क्या किया वो बताने की बजाय जो 10 साल उनकी खराबियाँ थी वो लेके हम आगे बढ़ते हैं। और पीढ़ी दर पीढ़ी ये सच्चाई है कि पीढ़ी दर पीढ़ी एक किस्सा के रूप में ये कहानियाँ सामने आती हैं। लोगों को बताया जाता है कि दिग्विजय सिंह के शासनकाल में गड्ढे में सड़क ढूंढा जा रहा था और बिजली आने का टाइम तय था, जाने का टाइम तय नहीं था, आने का टाइम तय था कि पूरे 12 घंटे में 1 घंटे बिजली रहेगी। छत्तीसगढ़ में जब तक अजीत जोगी जी जीवित थे तब तक कांग्रेस के लिए वो अभिशाप बने हुए थे। आप देखिए अजीत जोगी जी के निधन के बाद वहाँ कांग्रेस की सरकार बन गई। तो कुछ लोगों की छाया वास्तव में राजनीति में अभिशप्त की तरह है, और उसी तरह से लालू प्रसाद जी का जो शासनकाल है वो वरदान बना हुआ है भारतीय जनता पार्टी के लिए कि वहाँ के जनमानस, युवा हो, वृद्ध हो, कोई भी हो, और खासकर महिला वर्ग के लिए ये याद दिला देने से ही उनके कान खड़े हो जाते हैं कि लालू के शासनकाल को याद करिए कि जब 5 बजे के बाद आप घर से नहीं निकल सकते थे। इसीलिए सुशासन बनाम जंगल राज का नारा वहाँ पे चल रहा है। अनुराग सर, जैसा कि सर ने एक तेजस्वी और राहुल को लेकर एक बात कही थी, स्ट्रैटेजिक प्लानिंग शुरुआत से सही दिखाई पड़ रही थी, दोनों साथ में नज़र आ रहे थे। फिर ये कहा गया कि कृष्णा अल्लावरू स्ट्रैटेजी बना रहे हैं बिहार के लिए, मतलब कांग्रेस एकदम फुल फॉर्म में बिहार में दिख रही है, वो बढ़त लेगी, वो तेजस्वी के अम्ब्रेला के नीचे नहीं आएगी, वगैरह वगैरह बहुत सारी बातें कांग्रेस के नेता कह रहे थे। बट जैसे ही मौका आया तो कहानी जो है वो फिर से नज़र आती है। ये एक स्ट्रैटेजी जो है वो फेल्योर आप इसको देखते हैं, या फिर इनकी बात महागठबंधन के भीतर सीटों को लेकर नहीं बन पाई, या जो आपसी इनकी चर्चाएं थी वो ठीक ठाक नहीं हो पाई? प्रतीक्षा जी, इसमें सबसे बड़ी चीज़ जो मुझे दिखती है, और मैं पहले भी कई बार बोलता हूं, कि राहुल गांधी जी की जो प्रॉब्लम यह है कि वो पार्ट टाइम पॉलिटिशियन है। जब उनके पास सारे काम ख़त्म हो जाते हैं, जब उनके सोशल मीडिया पे जो उनके रील्स होती हैं वो ख़त्म हो जाती हैं, जब वो मोटरसाइकिल में साइलेंसर लगाने से फ्री हो जाते हैं, जब वो मोहब्बत के शरबत के बाद जब वो फ्री होते हैं, तो उसके बाद जो टाइम बचता है तो वो राजनीति में डिवोट करते हैं। बिहार में उन्होंने शुरुआत नो डाउट बहुत ज़बरदस्त तरीके से करी, लेकिन एकदम से पता नहीं क्या हुआ, वोट अधिकार यात्रा के बाद वो बिहार से गायब हो गए। शायद उनके पास कुछ और एंगेजमेंट्स आ गए, विदेश चले गए थे सर यात्रा के बाद, जो हाँ मतलब कुछ और उससे ज़्यादा ज़रूरी काम आ गया ना। तो बिहार में कहीं ना कहीं उनका एकदम से वो आए और एकदम से गायब हो गए, क्योंकि ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें उनके हिसाब से जो थी वो आ गई। अगर आप महागठबंधन की राजनीति को देखें तो देखिए, ये महागठबंधन की जो भी राजनीति है या पूरी इंडिया अलायंस की जो राजनीति है वो कोई नेचुरल अलायंस नहीं है। नेचुरल अलायंस शायद कोई भी नहीं है, लेकिन हाँ एनडीए के पास ये है कि वो सत्ता में है और उनके पास जगह हर स्टेट में उनके पास कुछ स्ट्रेंथ है, तो वो एक उनके पास एडहेसिव, एक तरह से गोंद है उनके पास जिससे सब लोग चिपके हुए हैं। लेकिन अगर आप इंडिया अलायंस की बात करें तो उनके पास कोई भी एडहेसिव नहीं है, जिसकी वजह से वो जुड़ा हुआ कोई अलायंस नहीं है। इनके पास जो इकलौती चीज़ है जो इनको जोड़ के रखती है, और वो भी जो शुरुआती में, वो ये है कि कहीं मुस्लिम वोट बैंक में बिखराव ना हो जाए। इसी के ऊपर यहाँ पे ये शुरुआत हुई और बहुत दूर तक गए, लेकिन बाद में ये समझ में आया कि मुस्लिम वोट बैंक के चक्कर में कहीं ऐसा ना हो कि क्योंकि राहुल गांधी जी को एक चीज़ की सबसे बड़ी समस्या है कि 2029 के चुनाव में वो तुम स्टेट सारे ले लो, उनको उसमें इतनी प्रॉब्लम नहीं है। उनकी जो अपनी है कि वो 2029 के चुनाव में वो प्रधानमंत्री पद के दावेदार हैं या नहीं। जैसे रामकृपाल जी ने कहा कि बिना किसी स्टेट में होते हुए वो ये सपना कैसे देख रहे हैं, वो राहुल गांधी जी वो सपना देख सकते हैं और देख रहे हैं कि वो 2029 में प्रधानमंत्री पद के वो दावेदार रहेंगे। अब इसमें इस पूरे घटनाक्रम में जिस तरह से राहुल गांधी जी ने पूरा मैदान छोड़ दिया, उसमें लालू प्रसाद यादव जी ने बहुत स्ट्रैटेजिकली और बहुत ही स्टाइल से राहुल गांधी जी को पूरी बिहार की विधानसभा चुनावों से बाहर कर दिया।
राहुल गांधी जी को भी अब यह सूट कर रहा है कि हार का ठीकरा कहीं और फूटे। तो राहुल गांधी जी भी अपने हिसाब से, अपनी समझ से गलत नहीं कर रहे हैं कि कम से कम बिहार की हार में जो देखिए सीटों के बंटवारे की जहां बात हुई और जिस तरह से आरजेडी ने वहां पे बड़े भाई की भूमिका में वो आ गया, कांग्रेस वहां नेपथ्य में चली गई है, तो ऐसी स्थिति में हार के लिए राहुल गांधी को जिम्मेदार न ठहराया मेरा जाए, हाथ नहीं है, इसलिए वो थोड़ा सा दूर हो गए। सर, जिस तरीके से तेजस्वी को लेकर, जैसा कि सभी ने कहा कि वो मजबूरी हो गए कि उनका फेस जो है उनको सामने करना ही था, मैं समझना चाहूंगी कि तेजस्वी के साथ क्या वो लालू प्रसाद यादव वाली जो छवि है वो उनको थोड़ा सा परेशानी में डाल रही है? वो खुद भी ये समझ रहे हैं इस बात को? नहीं, वो छवि तो बहुत ज़्यादा परेशानी में डाल ही रही है और आप उसका विभाजन वहाँ भी देख सकते हैं कि जब अशोक गहलोत मिलते हैं तो वो लालू प्रसाद यादव से अलग मिलते हैं और तेजस्वी से अलग मिलते हैं और उसके बाद समझौता होता है। तो इसमें पूरे मामले में कवायद ही ये चली है कि पहले तो दबाव बनाया जाए, सीटों पर जो भी उनका आपस में समझौता करने की बात चल रही थी उसको अपनी शक्ति बड़ी कर ली जाए और कांग्रेस ने इसीलिए आखिरी तक उनको नहीं घोषित किया मुख्यमंत्री का चेहरा तेजस्वी को। लेकिन जब ये देख लिया कि अब तो नामांकन की दोनों तिथियां भी निकल रही हैं और कम से कम 16 जगहों पर उस वक्त और अब 11 जगहों पर फ्रेंडली फाइट के नाम पर दोनों के उम्मीदवार आपस में ही लड़ रहे हैं, तब जाकर ये तय हुआ। और ये बिल्कुल ठीक है कि जब ये तय हो गया कि अब कांग्रेस जो कर सकती थी, जहां जहां उनको उम्मीदवार खड़े करने थे कर दिए हैं, तो तेजस्वी को चेहरा बना ही दिया जाए। और आपने जो सवाल पूछा ये बिल्कुल सही है, लालू प्रसाद यादव की छवि उनके लिए चुनौती थी, है और रहेगी जब तक कि कोई दूसरा बड़ा उम्मीदवार मैदान में ऐसा नहीं आ जाता जो उस छवि से मुक्ति दे सके। तब तक के लिए एनडीए के पास सबसे आसान हथियार यही है कि अपने विकास की बात तो मत करो, लालू प्रसाद के जंगल राज की। और मैंने पिछली बार भी यही कहा था कि वो सारे जो पोस्टर आप अभी देख लो, गठबंधन घोषित हो गया है, तेजस्वी चेहरा भी बन गए, लेकिन पत्रकार वार्ताओं में केवल तेजस्वी की फोटो लग रही है। वहां तो राहुल गांधी की या दूसरे नेताओं की, मुकेश उनको डिप्टी सीएम घोषित करके भी फोटो कहां लग रही है उनकी? खुद लालू प्रसाद यादव की भी फोटो नहीं। लालू प्रसाद की तो शुरू से ही उन्होंने गायब कर दी, लेकिन गठबंधन के साथियों की तक फोटो वो नहीं लगा रहे हैं। तो ये जिस तरीके से चुनाव लड़ रहे हैं, इन्होंने एक बहुत अच्छा चुनाव जो लड़ सकते थे गठबंधन वाले, महागठबंधन वाले, उसको उन्होंने मौके को खो दिया। और अब तो ये बिल्कुल सही बात है कि अब कोशिश ये हो रही है कि हार का ठिकरा किसके सिर पे फोड़ा जाए। हम अभी तो ये नहीं मान सकते हार हुई, लेकिन एक अच्छा चुनाव जो लड़ सकते थे, जो पूरा वोटर पुनरीक्षण वाले मामले को उठाया, दोनों ने मिलकर इतनी जबरदस्त यात्राएं की, अच्छा समर्थन उनको मिला। लेकिन उसके बाद से ही जब तेजस्वी ने खुद की यात्रा अलग निकाल ली, मामला बिगड़ना शुरू हुआ। फिर वोटों पे नेगोशिएशन को लेके वो यहाँ तक खिंच गया कि आखिरी समय तक वो हो ही नहीं पाया समझौता, और उससे जो किरकिरी हुई, वोटर के मन में असमंजस गया, वो बहुत ज़्यादा दिक्कत देने वाला है। यहाँ पर बात सिर्फ मुस्लिम वोट बैंक की नहीं है, यहाँ पर बात ये भी है ना कि उनको अपनी उपस्थिति वहाँ पर ज़मीन मजबूत करने वाली स्थिति है। तो वो कैसे करेंगे वो देखना है। जहाँ तक बात है तेजस्वी की, उनके लिए अगर उनको मुख्यमंत्री का चेहरा बना भी दिया गया है तो मुख्यमंत्री की कुर्सी और उनके बीच में जो दूरी है उसको पाटने के लिए अभी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। बहुत मेहनत। वो जो आप शुरुआत से एक बात कह रहे थे कि लालू तेजस्वी बनाम नीतीश मोदी की फाइट बिहार में दिख रही है, आप काफ़ी समय से कह रहे थे, अब वो तस्वीर दिखने लगी है। ये नीतीश मोदी वाली जो बिहार में इस वक्त जोड़ी है, जिसकी आप भी हमेशा से चर्चा करते रहे हैं, थोड़ा सा नीतीश पर मैं चाहूँगी कि आप उस पर वो बात रखें। लगातार एनडीए की तरफ से ये कहा तो जा रहा है कि नीतीश ही हमारा नेतृत्व कर रहे हैं, नीतीश का राज ऐसा, नीतीश का राज वैसा, पर क्या चुनाव के बाद ये नीतीश फैक्टर जो है ये ऐसे ही एनडीए के लिए मजबूत रहेगा या कोई और फेज देखते हैं आप? अब आगे क्या होगा उसके बारे में तो जैसे जयदीप भाई ने भी कहा कि कौन हारेगा कौन जीतेगा हम ये नहीं कर सकते। हो सकता है कि तेजस्वी भी जीत जाए, हाँ, मतलब हो सकता है एक जो है मेरा। लेकिन देखिए, अगर एनडीए की बात मानिए तो एनडीए में नीतीश कुमार वो चाहे होम्योपैथी दवा ही हो, बहुत देर में फ़ायदा करें, लेकिन वो अपरिहार्य हैं। कारण ये है कि बीजेपी नीतीश, वहाँ पे बिहार एक ऐसी स्टेट है जहाँ नीतीश के बिना कोई सत्ता में नहीं आ सकता। ये अगर आप आ भी गए तो डर लगता है, क्योंकि नीतीश उस कब्जे की तरह हैं जो दरवाजे और दीवार के बीच में काम करता है, उसके बिना कुछ नहीं हो सकता। तो बीजेपी, कल मोदी ने कह दिया एक तरह से कि भाई इन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है, बाकी विधायक दल का नेता तो विधायक ही तय करते हैं, वो तो देखिए कहना है। लेकिन आज की तारीख में नीतीश कुमार का जो एक उद्देश्य है
पिछली बार भी नीतीश कुमार ने जीतने के बाद कहा था कि आप अपना मुख्यमंत्री बना लीजिए, हमें नहीं बनना है। याद होगा आप सब लोगों को। तब भी ये हुआ कि नहीं आप ही, क्योंकि क्या डर था कि अगर इनको नहीं बनाएंगे, कल को क्या पता कि ये नाराज हो कि इनको लगे कि हमारे हिसाब से नहीं चल रहे हैं तो फिर उधर चले जाएं। इतिहास तो दिक्कत ये है कि वो कब्जे के बिना दरवाजा नहीं लग सकता दीवार से। तो जो भी जीते हारेगा वो ये इंश्योर करेगा कि ये कब्जा हमारे पास ही रहे। तो आज जब तक नीतीश जी स्वेच्छा से, खुद नीतीश जी का एक ही है कि उनके जीवन जब तक वो हैं सक्रिय, आप जो भी कहिए, वो पार्टी उनकी न खत्म हो, और पार्टी उनकी नहीं खत्म होगी जब वो सत्ता में रहेंगे। ईमानदारी की बात है। ठीक है, जे सही है। तो उसके लिए, और बीजेपी भी जानती है कि इनको नाराज करके आप बिहार में बीजेपी की सरकार नहीं चल सकती। आज की तारीख में नतीजा क्या आएगा, जितनी सीटें बीजेपी लड़ रही है उसमें तो बहुमत बीजेपी अपने बूते ले नहीं सकती है। दूसरा, बस एक अजय भाई ने बहुत अच्छी बात कही है, सब लोग वही बातें कह रहे हैं, लेकिन मैं एक चीज़ से हूँ, राहुल गांधी, ये बिहार की जनता कैसे भूल जाएगी कि वहाँ पे इतनी बड़ी रैलियाँ हो रही थी, वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़, और लोग मानेंगे कि इसके बाहर के लिए राहुल जिम्मेदार नहीं है। और अगर राहुल जी को इतना दिन 14 साल लग गए या 11 साल लग गई है समझने में कि हमारा वोट कौन चोरी करके ले गया है, कश्मीर से कन्याकुमारी तक इस देश का हर वो आदमी जिसकी उम्र 30-32 साल है, सबको पता है कि क्षेत्रीय पार्टियों ने ही कांग्रेस को अपने धक्का देकर के बाहर निकाला है। हाँ। सब जगह, उत्तर प्रदेश हो, बंगाल हो, बिहार हो, उड़ीसा हो, हर जगह क्षेत्रीय पार्टियों ने निकाला है। तो अब तक अगर आपको समझ नहीं आया था कि आपका माल जो है इन्हीं के पास है, तो काहे को उनके साथ मिलके किसके लिए लड़ रहे थे? पहले तो था मोदी हटाओ, अब अगर है कि भाई तेजस्वी हटाओ, तो सवाल इस बात का पहले आप तय कर लो। एक बात तो सही है, मैं बहुत बार ये बात बोल चुका हूँ, पिछली बार भी आपके, इसके पहले भी मैंने कहा था, कांग्रेस जब तक इस स्टेट में रिवाइव नहीं करेगी, क्षेत्रीय पार्टियों से नहीं लड़ना सीखेगी, कांग्रेस केंद्र में नहीं आ सकती है। और वो ज़माना चला गया जब 144 सीट आप पाए थे और सोनिया गांधी ने मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बना दिया था। आज 240 सीट पर भी बीजेपी को लगता है डामाडोल हो रही है, और 144 सीट लेकर के आप प्रधानमंत्री बना लिए थे। बदल गई, तस्वीर बदल गई। वो देखिए, दो ही चीज़ थी, लेफ्ट की एक गठरी आती थी और आंध्र तेलंगाना आपको संभालता था। वो दोनों स्थितियाँ खत्म हो चुकी। तो ये मेरा कहना है कि सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस तय तो करे, उसे करना क्या है। मैंने एक बार आपके यहाँ पहले कहा था कि कांग्रेस खुद की जीत के लिए लड़ रही है या किसी को हराने के लिए लड़ रही है। नेगेटिव पॉलिटिक्स, राजनीति में रह करके नेगेटिव सोच से आप राजनीति में सफलता कभी नहीं पा सकते हैं। नेगेटिव नारा आपका होता है, मुझे तो हराना है। मैंने दिग्विजय सिंह से पूछा था कि आपका उद्देश्य क्या है। इंदिरा गांधी कहती थी मुझे सत्ता में आना है, मुझे किसी को हराना फराने से मतलब नहीं, मैं सत्ता में आऊंगी तो इम्प्लाइड है दूसरे हारेंगे। लेकिन आप निगेटिव सोच बना के क्यों चलते हैं? सीपीएम 70 साल से ही करती रही, वो खाली दूसरों को हराने के लिए राजनीति में आती है, वो विकल्प नहीं है। तो अगर कांग्रेस भी सीपीएम की कार्बन कॉपी बनना चाहती है तो ओरिजिनल कॉपी तो ऑलरेडी है वहाँ पे। मैं ये समझना चाहूँगी कि ये जो नीतीश और मोदी वाला फैक्टर बिहार में है, एक तरीके से जो आप लोगों का आकलन भी कह रहा है, और चूंकि हम ज़मीन पर भी हैं, हमारी चुनावी रथ लगातार चल रहा है, तो वो तस्वीर बताती है कि चुनाव से पहले एक बढ़त तो दिखाई पड़ रही है एनडीए गठबंधन को। अब इस वक्त जो एनडीए की स्थिति दिखाई पड़ रही है या जो महागठबंधन की स्थिति दिखाई पड़ रही है, इन सब के बीच वो जो किंग और किंग मेकर वाले जो फैक्टर्स हैं, प्रशांत किशोर हुए, पप्पू यादव हुए, ये जो कहानी है, ये कितना प्रभावित करेंगे चुनाव के रिजल्ट को और चरणों को? देखिए, प्रभावित करने का प्रयास कर रहे। पप्पू यादव तो किसी लेन देन में है नहीं, वो तो सिर्फ एक सांसद हैं, और उनकी यूएसपी यही है कि जब तक कांग्रेस का गाना गाएंगे तब तक उनकी दुकान चलेगी। तो पप्पू यादव का राजनीति एक लोकसभा क्षेत्र में है, और वो एक लोकसभा क्षेत्र में रहते हुए राज्य में अपनी उपस्थिति दर्ज कराना चाहते हैं, इसलिए वो कांग्रेस कर रहे हैं। नहीं, ये वही पप्पू यादव हैं जिनको तेजस्वी गाड़ी पे नहीं चढ़ने दिए राहुल जी के, तो इतने बड़े नेता हैं वो। प्रशांत किशोर को हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि प्रशांत किशोर जिस तरीके से मेहनत करके वहाँ नैरेटिव बना रहे हैं, उसके चलते हम ये नहीं कहते कि कितनी सीट लाएंगे, कितना वोट पाएंगे, लेकिन प्रशांत किशोर वहाँ मजबूती के साथ अपनी उपस्थिति बनाए हुए। अब
सबसे मूल प्रश्न ये है कि आखिर नीतीश कुमार जी सबको मुख्यमंत्री के रूप में स्वीकार क्यों है, ये एक बड़ा प्रश्न है। स्वीकारता का बड़ा कारण ये है कि आरजेडी नहीं चाहती कि भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री हो, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के यदि मुख्यमंत्री बन जाएगा तो तेजस्वी यादव को 10 साल संघर्ष करना पड़ेगा। और भारतीय जनता पार्टी भी नहीं चाहती कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री हो, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो इतने समय से संघर्ष करके कुर्सी के करीब पहुंची है वो भी 10 साल पीछे चली जाएगी। अच्छा, हाँ। तो ऐसे में इन दोनों के सामने विकल्प कौन बचता है? नीतीश कुमार जी बचते हैं। तो नीतीश कुमार जी की स्वीकारता का कारण यही है कि नीतीश कुमार जी दोनों के लिए अब आप ये देखिए कि हम बार बार ये कहते हैं कि नतीजे क्या होंगे। मेरा मानना ये है कि बिहार में 14 नवंबर के बाद नतीजे चाहे जो हों, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बनेंगे। नीतीश कुमार जब मौन होते हैं तो बड़ा विस्फोट करते हैं। आरजेडी जब वो छोड़े थे तो गवर्नर के पास जाने तक किसी को पता नहीं था कि वो फिर से मुख्यमंत्री की शपथ लेने वाले हैं। तो मुख्यमंत्री को लेकर तमाम हल्ला चल रहा, हम सब लोग चर्चा कर रहे, पार्टी के अंदर भी तमाम चर्चाएं चल रही कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होंगे या नहीं होंगे, लेकिन नीतीश कुमार मौन है, क्योंकि नीतीश कुमार को पता है कि मुख्यमंत्री तो हमें ही बनना है, सरकार चाहे जिसकी बने। तो इसलिए वो इसको लेकर बिल्कुल भ्रमित नहीं है और उनका मतदाता भी बिल्कुल भ्रमित नहीं है। उनको इस बात की भी चिंता नहीं है कि हम 45 से कम होंगे या ज़्यादा होंगे। उनका टारगेट ये है कि 25 से कम हम नहीं हों। 25 सीट जेडीयू जीतने का मतलब है नीतीश कुमार का मुख्यमंत्री बनना, और 80 सीट जीतने वाले ही उसको मुख्यमंत्री बनाएंगे उनको। इसलिए बिहार में सारी तस्वीर स्पष्ट है और नीतीश कुमार जी इसीलिए संतोष भाव से जाते हैं, प्रचार करते हैं, और वो इस बात को लेकर पूरी तरह आश्वस्त हैं कि आप लोग सीट बढ़ाने की मेहनत करिए, हम तो 25 में संतुष्ट हैं, मुख्यमंत्री हम ही को बनना है। अनुराग सर, मैं चाहूंगी कि आप अपने पसंदीदा विषय पर ही रहें, राहुल तेजस्वी। तो राहुल गांधी जो इस वक्त कह लीजिए कि 29 की तैयारी कर रहे हैं। आपने जब पिछली बार मैं आपके पास आई थी तो आपने इस तरीके की बात कही कि वो 29 की प्लानिंग में है। तो क्या 29 की प्लानिंग करने वाले राहुल गांधी ये सब सारे राज्यों में सरेंडर करते जाएंगे तो उसके बाद 29 में उन्हें वो जगह मिलेगी जो कांग्रेस को होनी चाहिए? सर जैसा हमेशा कहते हैं कि विपक्ष का मजबूत होना, कांग्रेस विकल्प है, उसे मजबूत होना चाहिए, तो वो कैसे पूरा होगा? देखिए प्रतीक्षा जी, राहुल गांधी जी सिर्फ इस बार 29 की तैयारी नहीं कर रहे हैं, वो पहले 19 की तैयारी कर रहे थे, फिर उसके पहले 14 की भी कर रहे थे, फिर उन्होंने 24 की भी तैयारी करी और अब 29 की तैयारी कर रहे हैं। और उनको एक ऐसा उनको लगता है, ऐसा है या नहीं है वो अलग की बात है, कि स्टेट में अगर उत्तर प्रदेश आते हैं तो वो कहते हैं अखिलेश तुम यहाँ के किंग हो, सम्राट हो, लेकिन जब केंद्र की बात आएगी तो मेरा ध्यान रखना। बिहार में आते हैं, तेजस्वी से ये बात कहते हैं कि तुम यहाँ पे किंग हो, लेकिन मैं वहाँ पे। तो इस तरह का वो एडजस्टमेंट सोच रहे हैं या है, ये तो तभी पता चलेगा जब इनके पास इतनी सीटें आएंगी। लेकिन जब तक सीटें नहीं हैं तब तक ये हम अंदाज लगा सकते हैं कि ऐसी अंडरस्टैंडिंग के साथ राहुल गांधी जी चल रहे हैं। लेकिन सत्ता एक ऐसी चीज है प्रतीक्षा जी कि आप क्या होना है, अगर मान लीजिए गलती से, देखिए ये राजनीति है, यहाँ कभी भी कुछ भी हो सकता है, कि ये भी हो सकता है कि राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री पद के दावेदार बने हुए और हो जाएं, इसको आप नकार नहीं सकते। तो आप चाहते भी तो हैं। नहीं, मैं तो बिल्कुल चाहता हूं, मेरे से ज्यादा तो कोई नहीं चाहता है। तो ऐसी स्थिति में हो सकता है कि जो स्टेट में तेजस्वी जी ने अपनी फोटो लगा ली, कहीं ऐसा ना हो कि 29 की जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो तो वहां कोई और फोटो लगी हो, राहुल गांधी जी विदेश यात्रा कर रहे हो। तो ये भी चीज हमें सोच के चलनी पड़ेगी। राहुल गांधी जी को, अगर ये मुझे सीरियसली लगता है कि अगर राहुल गांधी जी को थोड़ा सा राजनीति जो आज की है, 2014 के बाद की जो राजनीति है, 2014 की बाद की राजनीति पार्ट टाइम राजनीति खत्म हो चुकी है। अब बहुत ही फुल टाइम पॉलिटिक्स, बहुत ही सीरियस पॉलिटिक्स, अब सीरियस बिजनेस है। अब वो पुराने जमाना नहीं है कि जो है चुनाव से 3 महीने 6 महीने पहले घर से बाहर निकले और 2 रथ निकले और थोड़ी यात्राएं हुई और कुछ शगुफा छोड़ दिया और चुनाव जीत गए। वो जमाना नहीं है। अब जिस दिन चुनाव खत्म होता है, नतीजे आते हैं, उसके अगले दिन से चुनाव की तैयारी होती है। ये राहुल गांधी एक खेमे में
नहीं, यही राजनीति है। हाँ, मैं वही मतलब कह रही हूँ खेमा कि चाहे कोई हो, एनडीए का राजनीति खेमा वो हाँ। चुनाव की घोषणा के अगले दिन से लग जाता है। आपको भी तो अब राजनीति का मतलब यही बन गया है। आपको भी अगर राजनीति करनी है 2029, 34, 47 तक की बातें जितनी भी हम करें, वो आपको इसी तरह की राजनीति करनी पड़ेगी, जो राहुल गांधी जी को समझना पड़ेगा। देखिए, अनुराग जी की चिंता जायज़ है और चिंता के साथ साथ उनके अंदर एक क्षोभ भी है कि क्यों नहीं बन पा रहे। लेकिन समस्या इस बात की है कि राहुल जी के को लेकर परेशानी कांग्रेस के अंदर ये है कि जो कांग्रेस के लोगों की ही बात नहीं सुनते, तो अनुराग जी की बात कैसे सुनेंगे। जी, आपकी परमिशन से मैं एक लाइन कहना चाहता हूँ। अभी जैसे एक बात हो रही थी, अनुराग ने कहा कि वो सोचते हैं कि राज्य में आप हैं और केंद्र में जब मैं रहूँगा तो मेरी तरफ हो जाइए। ये कोई एक, मैं तो मूर्ख शब्द नहीं इस्तेमाल करूँगा, कोई पॉलिटिकल पार्टी अपनी कोर स्ट्रेंथ को कभी ये नहीं कहेगी कि हमको छोड़ के तुम इनको वोट दो। अभी देखा होगा आपने बिहार में कन्हैया कुमार, पप्पू यादव, जो कि तेजस्वी के सीधे सीधे दो खतरे दिखाई देते थे लालू को, कन्हैया कुमार को वो सीट नहीं दी जिस पे कांग्रेस नाक रगड़ के मर गई कि ये सीट दे दीजिए, नहीं दिया कन्हैया कुमार को। तो आप सोच सकते हैं कि पार्लियामेंट के चुनाव में भी हर पार्टी कहेगी सीटें हम, मतलब वोट हमको दो, हम जब आएंगे हम समर्थन कर सकते हैं आपका, लेकिन कांग्रेस को वोट देने के लिए कोई नहीं कहेगा। दूसरी बात, राहुल जी का मैथमेटिक्स देखिए। अभी हमारे मित्रों ने कहा कि 19 में वो प्रधानमंत्री पद के दावेदार थे, बाकायदा उन्होंने कहा भी था कि हाँ मैं बन सकता हूँ प्रधानमंत्री, क्यों नहीं, मैं उसका एक हूँ। 2017 में उन्होंने घोषणा 2017 से ही कह दी थी प्रधानमंत्री बनना है, और 2017 में उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी ने अखिलेश से 400 में 100 सीटें मांगी। तब भी मैंने 2017 में कहा था कि आप प्रधानमंत्री के उम्मीदवार बन रहे हैं तो क्या पार्लियामेंट के चुनाव में उत्तर प्रदेश में 20 सीटों पर लड़ेंगे। बिल्कुल। 1/4 सीट जो 2017 में मांग रहा है उत्तर प्रदेश में, वो किस मुंह से, किस सपने में सोच रहा है कि प्रधानमंत्री बन जाएगा। तो मेरा यह कहना है कि ये तो 2017 का सोच लीजिए, आप कम से कम उत्तर प्रदेश में आधी सीटों पर तो लड़ते। सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में आप मतलब रहे हैं सत्ता में मजबूती के साथ, वो अलग बात है, 36 साल से कोई नहीं है। तो ये मैं कह रहा हूँ कि कोई भी, अगर, मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस से सोचेगी कि राज्यों में आप बने रहिए। सीधी एक बात है, जिसने आपको डंडा मार के भगाया उसी के यहाँ आप जा रहे हैं कि शायद कुछ मिल जाए, सिर्फ इसलिए कि मोदी को हराना है। तो मोदी हो सकता है हार जाए, लेकिन कांग्रेस रिवाइव करके मोदी का विकल्प बनेगी, इसके कोई दूर दूर तक लक्षण नजर नहीं आ रहे। नहीं आ रहे, बिल्कुल ठीक है। सर, लाइटर नोट पे राहुल और कांग्रेस की बात तो हो गई, पर जो इस वक्त कहानी दिखाई पड़ रही है राहुल को लेकर, कांग्रेस को लेकर, क्या वो महागठबंधन की परेशानी नजर आती है? तेजस्वी जिस तरीके से अपने पिता की छवि से, जंगल राज वाली छवि से जूझ नहीं पा रहे हैं, उसके बाद सीटों को लेकर भी इस तरीके की दिक्कत हुई, तो वोटर पर जो इम्पैक्ट है वो किस दिशा में जाता हुआ दिख रहा है? तेजस्वी के मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित होने और साथ में मुकेश साहनी के उप मुख्यमंत्री पद का घोषित होने के बाद एक बात तो है कि मुकाबले में महागठबंधन आ गया है, क्योंकि नीतीश का विकल्प अति पिछड़ी जातियों में उसी तरह ही नीतीश की तरह ही मुकेश सहनी बन रहे हैं, और मुकेश सहनी ने अपनी ताकत पिछले 8-10 सालों में दिखाई है। मुकेश सहनी की वजह से मुझे लगता है कि एनडीए को थोड़ा फर्क पड़ेगा। और अब ये जो कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार की अध्यक्षता में चुनाव लड़ रहे हैं, चुनाव के अंतिम सप्ताह में मोदी के मुंह से या अमित शाह के मुंह से आप ये सुनेंगे कि हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे। ये उनको मजबूरी में करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो नया गठबंधन बना है जिसमें मुस्लिम यादव तो फिर तेजस्वी के साथ आ ही गए, अब कांग्रेस वहाँ मुसलमानों का दावा भी नहीं कर सकती, तो मुस्लिम यादव वहाँ चले गए, और उसके साथ जो अति पिछड़े मुकेश सहनी की वजह से जुड़ रहे हैं, उसने जो मेरा मानना है कि थोड़ा सा कड़ा मुकाबला बनाया है। तो उस कड़े मुकाबले में अगर नीतीश कुमार को लेकर के थोड़ी सी भी गलतफहमी रही
और जैसे कि अब अमित शाह के एक बयान से हुई है, अगर ये अंत तक बनी रही तो अति पिछड़ा उधर चला जाएगा मुकेश सहनी को उप मुख्यमंत्री बनाने के लिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ 15 सीटों पर उसको फायदा होगा, दूसरी सीटों पर भी फायदा होगा, क्योंकि निषाद जाति जो है उसके वोट हर जगह पर 10,000 से 30,000 तक हैं, जो प्रभावित हर सीट पर है, प्रभावित करेंगे वो जीत हार को चेंज कर सकते हैं। तो इसलिए मुकेश सहनी को उप मुख्यमंत्री बनाना, उसका दावेदार बनाना एक बड़ी स्ट्रेटेजिकल उनकी रणनीति है, और मैं समझता हूं उससे एनडीए को थोड़ा सा चिंता में आना चाहिए, और आ भी गए होंगे। लेकिन एनडीए ने अब क्या करा है कि एनडीए ने एक स्ट्रेटजी बना ली। कल आपने देखा प्रधानमंत्री जी ने जंगल राज की जिक्र किया, और परसों वह बूथ लेवल के अपने जो कार्यकर्ता हैं उनके साथ ऑनलाइन बात कर रहे थे मोदी। तो मोदी ने वहां पर उनको ये कहा अपने कार्यकर्ताओं को कि आप वो कहानियां ढूंढ ढूंढ के लाइए, लालू यादव के काल की क्या होता था, पुराने लोगों को लाइए, 35 साल से ऊपर की उम्र के लोगों को लाइए और उनके साथ बातचीत करिए, उसको जो है वायरल करिए। और आप देखिए वहाँ का मीडिया जो है वह भी आप लगातार सोशल मीडिया पर देख लीजिए या मेनलैंड मीडिया देख लीजिए, टीवी चैनल्स देख लीजिए, सब में वो पुरानी कहानियां आनी शुरू हो गई है। लालू राज की, क्योंकि मुकाबला थोड़ा सा कड़ा होता दिख रहा है, तो नरेंद्र मोदी की स्ट्रेटजी अब ये है कि लालू यादव के कार्यकाल को याद दिलाएं। और ये जो तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार और बेईमानी और क्राइम बढ़ गया ये वो, तो उसके लिए अब आप देखिए कि जो 2 केस रेलवे मंत्री होते हुए लालू यादव के हुए, उसमें दोनों में तेजस्वी यादव चार्जशीटेड है। एक में सीबीआई की तरफ से है और एक से में कोर्ट ने भी कर दिया है। और 10 नवंबर को 11 नवंबर की दूसरे दौर के चुनाव से ठीक पहले कोर्ट में नौकरियों के बदले जो जमीनें हड़पी गई हैं, जो रजिस्ट्रियां करवाई गई हैं, उसकी भी तारीख है। तो उसका भी मुकाबला उसी ढंग से हो रहा है। अब चुनाव जो है वो जंगल राज वर्सेस नीतीश राज वो होगा, और मुझे ऐसा लगता है कि आखिरी हफ्ते में हर हालत में एनडीए को अपनी स्ट्रेटजी बदलनी पड़ेगी, बीजेपी को अपनी स्ट्रेटजी बदलनी पड़ेगी, और नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करना ही पड़ेगा। और ना भी करें तो भी इस तरह के इंडिकेशन दे दिए जाएंगे कि वही होंगे वही होंगे वही होंगे निचले लेवल पर। नेतृत्व की बात हो रही है, उनका सीएम क्योंकि अति पिछड़े का वोट जो है वो चाहिए, अति पिछड़े का, क्योंकि एक हवा चल गई है कि भारतीय जनता पार्टी वहां अपना मुख्यमंत्री बनाना चाहती है, भले ही वो अति पिछड़े को बनाए। पिछले कई समय से हाँ, तो ये जो हवा बन रही है उस हवा को तोड़ने के लिए जरूरी है नीतीश कुमार। और अगर एनडीए सत्ता में आता है, जिसकी संभावना काफी हद तक लग रही है, क्योंकि चिराग पासवान की वजह से पिछली बार जो नुकसान जेडीयू को हुआ था, इस बार उसकी भरपाई हो गई। भारतीय जनता पार्टी की सीटें भले ही 2-4 ऊपर नीचे हो जाएं, घट भी सकती हैं, लेकिन नीतीश कुमार की सीटें हर हालत में 10 से 15 तक बढ़ेंगी। और चिराग भी कुछ लेकर के आएंगे, इसलिए संभावना ज़्यादा यही है कि एनडीए की सरकार बनती है। तो एनडीए की सरकार बनती है तो भले ही, जैसा कि रामकृपाल जी ने कहा कि पिछली बार भी सीटें कम आई थी तो नीतीश कुमार ने कहा कि मुख्यमंत्री मुझे नहीं बनना, आप बनाइए अपना भाजपा को, तो वो नहीं बनाए। इस बार भी वैसा होगा, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बनेंगे, भले ही 1.5 साल के लिए बने। देखिए क्या है कि ईबीसी शब्द हम बिहार में ही सुने, ईबीसी, हाँ, बाकी ईबीसी का ही खेल चल रहा है। हाँ, बाकी राज्यों में हम ओबीसी सुने। तो ईबीसी शब्द देने वाले हैं नीतीश कुमार जी, जातिगत जनगणना कराने वाले हैं नीतीश कुमार जी। और यदि हम जातिगत फेस देखें तो ओबीसी के 2 बड़े चेहरे इस देश में हैं, पहले नरेंद्र मोदी और दूसरे नीतीश कुमार। नीतीश कुमार को देश का ओबीसी बड़ा चेहरा बनाने वाला है महागठबंधन। पटना में ही उसका उत्पन्न हुआ और पटना में ही उसका पतन हुआ। तो महागठबंधन ने जिस नीतीश कुमार को ओबीसी का सबसे बड़ा चेहरा बनाया, उस नीतीश कुमार के चेहरे को ओबीसी के चेहरे को महागठबंधन काउंटर नहीं कर पाएगी, क्योंकि तेजस्वी यादव पिछड़ों के नेता नहीं कहलाते, वो यादव और मुसलमानों के नेता कहलाते हैं। और आपके मुकेश सहनी जो है वो निषाद नेता है, वो ईबीसी ओबीसी के नेता नहीं है। तो जब आप जाति के नेता हो जाएं और वर्ग के नेता हो जाएं, ये फर्क है दोनों में, और उस फर्क को पाटना महागठबंधन के लिए कठिन है। जिस तरीके से सर सबको हमने सुना, बिहार चुनाव में होने वाली जितनी भी अभी घटनाक्रम है उसके सारे पहलू निकलकर सामने आ गए। आप कैसे देखते हैं कि महागठबंधन निश्चित तौर पर बैकफुट पर अब दिखाई पड़ रही है, एक जो स्ट्रेटेजिकली बढ़त होती है वो एनडीए की नज़र आती है, फिर भी जैसा कि सबने कहा कि नीतीश ही सबकी मजबूरी है, लास्ट में नीतीश का ही नाम सामने आएगा। फिर से अगर नीतीश राज या बीजेपी बढ़त के साथ आती है
तो तेजस्वी आरजेडी महागठबंधन बिहार में कितना पीछे? देखिए, अभी तो हम कयास ही लगा सकते हैं या जो जमीनी हमारी ये भी बताते चलें कि सत्ता का संग्राम फिर से शुरू हो गया मोकामा में, और हमने समस्तीपुर में बहुत अच्छा लोगों से बातचीत की ज़मीनी, और मैं उसका एक हल्का सा जिक्र करूंगा क्योंकि बिहार चुनाव को हम समग्र रूप में देख रहे हैं। वहाँ पर युवाओं से जब भी बात करें, चूँकि नीतीश की बात निकली है, वो परेशान हैं, उनको दिक्कतें हैं, उनकी नौकरी की समस्या है। जैसे परसों का लड़की का ही लाइव में देख रहा था और उसने कहा कि हमारे यहाँ पर नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी हर स्टेट में 2 दी, हमारे यहाँ 2 क्यों नहीं दी? हम बच्चियों को बहुत दिक्कत होती है जो लॉ पढ़ना चाहते हैं। बेटा क्या नाम है आपका? सर सुरभि गुप्ता नाम है मेरा। क्या कर रही हैं आप? सर मैं क्लैट का प्रेप कर रही हूँ लॉ प्रेप ट्यूटोरियल में, जो यहीं पे है, पंचमुखी हनुमान मंदिर के पास हमारा इंस्टीट्यूट है। क्या कोशिश है आपकी? थोड़ा सा इधर आ जाइए। आपकी क्या कोशिश है इस बार जो आप तैयारी कर रही हैं लॉ की, कि पटना में ही कॉलेज जो है वो मिल जाए या फिर कहीं बाहर जाकर तैयारी करने का इरादा है? क्या तैयारी है? सर स्पेशली हम लोग ना जो बच्चे क्लैट का को प्रेप कर रहे हैं उन्हें एनएलयू चाहिए होता है, नेशनल यूनिवर्सिटी जो है ना, वो पूरे इंडिया में 27 एनएलयू है, बट हमारे स्टेट में एक ही एनएलयू और बाकी सारे स्टेट में 2-2 एनएलयू है। तो मैं गवर्नमेंट से मतलब उनसे कहना चाहती हूँ कि प्लीज हमारे लिए एटलीस्ट हम बिहार के बच्चों के लिए एटलीस्ट एक एनएलयू और होना चाहिए, जिनके लिए हमें पिटीशन फाइल किया अभी हाई कोर्ट में, ताकि एक एनएलयू, बाकी सारे स्टेट्स में सारे स्टेट के बच्चों को 2 एनएलयू, उनके पास रिजर्वेशन भी 90%, लेकिन हमारे लिए कोई रिजर्वेशन नहीं है और हमारे लिए एक ही एनएलयू, सीट्स कम हैं। तो एटलीस्ट गवर्नमेंट एजुकेशन पे ध्यान दे। और चुनाव हो रहा है, बेरोजगारी, पलायन और सामाजिक न्याय के मुद्दा सबसे अहम मुद्दा। आरजेडी जदयू की जो गठबंधन बनी, उस गठबंधन में जो नीतीश कुमार उधर भाजपा के साथ असहज, जो ऑक्सीजन उनको नहीं मिल पाता था, सांस नहीं ले पाते थे, जब इनको 17 महीना में सांस मिला तब बीपीएससी की रोजगार शुरू हुआ। और आप देखिएगा कि जब भाजपा के साथ आए, TR4 का अनाउंस हुआ, छात्रों को ठगा गया, रोजगार नहीं दी गई, जबकि लाखों पद खाली है। ये उनका जवाब है। दूसरी बात, क्या अब अभी बात आ रहा था कि जहां पर हम बात कर रहे हैं बिहार की, हम मूल रूप से बिहार की भी चर्चा करेंगे कि इस 20 साल में जो चीनी मिल था, जो जूट मिल था, उसका मशीनें काट काट कर इस राज्य में बेची गई है और इसका जीता जाता उदाहरण है। कई तरीके से जान सकते हैं। यहाँ पर 500 मीटर पर चीनी मिल का परिसर है। उस चीनी मिल के परिसर को चालू करने के बजाय, उसके ऊपर सोचने के बजाय, औने पौने दाम में, कौड़ी के भाव में उसका जमीन बेच दी गई और घेर दी गई। अगर बगल में आप देख लीजिएगा, आपके स्थानीय रिपोर्टर होंगे, बता देंगे, 2 किलोमीटर पर जूट मिल है। उस जूट मिल से इस पूरे क्षेत्र का लोग लाभान्वित होते थे और उससे किसान लाभान्वित होते थे। एक मिल होने से 50,000 लोग लाभान्वित होते हैं, रोजगार से जोड़ते हैं। लेकिन इस तरीके की रोजगारों को चालू करने से, फैक्ट्रियों की चालू करने की फुर्सत ये सरकार के पास नहीं है। लेकिन बड़े बड़े दावा करके ये क्या कह रहे हैं कि हम लोगों को रोजगार सृजित कराएंगे। रोजगार क्या? जो फलाना जो बीजेपी के लोग हैं उनका रील्स बना करके लोगों तक पहुंचाना, उनका सर्वे करना, मिस कॉल मारने वाला जो है कॉल सेंटर में काम करना, नोएडा में ले जा करके। दूसरे बच्चे ने वहाँ की सड़क की और गलियों की समस्याओं की जो बात की। तीसरे एक बुजुर्ग व्यक्ति ने जब वहाँ पर कहा कि ठीक है कि पहले के मुकाबले अपराध कम हुए, लेकिन जितनी तेजी से विकास होना, उसके बाद वाला सवाल महत्वपूर्ण था। तो क्या इसका मतलब है कि नहीं? बोले हमारी भी यही दिक्कत है कि नीतीश कुमार अभी हमारे सामने, उसके अलावा कोई विकल्प नहीं, क्योंकि तेजस्वी पे हम भरोसा नहीं कर सकते। यहाँ का विकास आरजेडी की सरकार में क्या हुआ सारा जनता जानती है। रोड पर चलना मुश्किल था, पैसा लोग कमाते थे तो रंगदारी देना पड़ता था। अब क्या स्थिति है? सब खुशी खुशी जी रहे हैं, बढ़िया से जी रहे हैं। विकास की बात कर रहे हैं। 2005 के पहले का विकास देखिए, 2005 के बाद का विकास देखिए। आज नौकरी में, सारा चीज में विकास कर रहा है। किसके वजह से? एनडीए सरकार की वजह से। ये हम लोग यहाँ पत्रकार बैठ के नहीं कह रहे हैं, ये बिहार की खुद जनता कह रही है, जिससे बिल्कुल रैंडम हमने पूछा है, कोई पहले से सुनियोजित तरीके से नहीं। हमारा रिपोर्टर वहां पर गए हैं, ये सुमित बैठे हुए हैं यहाँ पर हमारे साथ न्यूज रूम में, ये अभी जाके आए हैं और ये तस्दीक करेंगे मुझे लगता है इस बात की, और उत्कर्ष अभी हमारे साथ मैदान में है। तो मुझे तो लगता है कि असली तो जो हम पत्रकारिता वहाँ करते हैं ज़मीन पर, उसी को आधार बनाकर हम मोटा आकलन हमारे अनुभवों के आधार पर कर सकते हैं, और सारे अनुभवी पत्रकार बैठे हैं। तो आपने जो नीतीश वाली बात की, वो सिर्फ महागठबंधन के सामने चुनौती या एनडीए की मजबूरी नहीं है, तो बिहार की जनता की मजबूरी बन चुके हैं ना। बिहार की जनता को समझ में आता है कि अगर वो तेजस्वी को चुनेंगे तो वो विकास की उस राह पर, और इस छवि को कामयाब करने में अगर एनडीए के लोग और उनका प्रोपोगेंडा और उनका विचार और उनका प्रचार और इनकी पुरानी छवियां, क्योंकि प्रोपोगेंडा के साथ साथ वो सच भी है ना, जो बिहार में होता रहा है, और जब उनको उप मुख्यमंत्री का एक कार्यकाल मिला भी, तब वो क्या उस छवि से उभरने की कोशिश में लगे रहे। और इसी बीच तेज प्रताप का भी एक बयान आ जाता है कि अब मर जाऊंगा तो भी वापस आरजेडी नहीं जाऊंगा। उनका अपना भाई कह रहा है मर जाऊंगा फिर भी आरजेडी में नहीं जाऊंगा।
तो लोग जब ये जानते हैं, ये समझते हैं, भाई आप उत्तर प्रदेश से तुलना कर लीजिए ना, जब उत्तर प्रदेश में वापस योगी आएंगे नहीं आएंगे और धुआंधार रैलियां समाजवादी पार्टी की और अखिलेश यादव की रात रात तक चलने वाली रैलियां और भीड़ चल रही थी, उसके बाद क्या हुआ? अरे फिर से वो ऐसा ना हो कि गमछे वाले आ जाएंगे और गुंडागर्दी करेंगे और थानों पे गुंडागर्दी करेंगे और गुंडा राज आ जाएगा। और ये जो डर है, ये विकास पर अगर हावी हो रहा है तो राज्य के स्तर पर ये बुरा है। लेकिन जब हम इन युवाओं को लाइव में सुनते हैं तो हमको समझ में आता है कि दिक्कत कहाँ है और मजबूरी क्या है। तीसरा जो आज के शायद पूरी बातचीत में छोटा विषय जो था लेकिन छूट गया, वो है जनसुराज वाला। हम प्रशांत किशोर पर आज बात नहीं कर पाए हैं और मुझे लगता है कि अगर महागठबंधन का जो नुकसान हुआ है देरी से तेजस्वी का चेहरा घोषित होने से और सीटों पर तालमेल न बैठने से, उसका कुछ फायदा जनसुराज को मिल सकता है। इसकी संभावना ग्राउंड से हमें लगती है। लेकिन कुल मिलाकर नीतीश को नहीं बनाएंगे ये तो संभव ही नहीं था एनडीए के लिए, शुरू से ही हम बात कर रहे हैं चुनाव के बहुत पहले से। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि अब वो केवल ये दुआ करते हैं सारे एनडीए वाले और भाजपा के बड़े नेता भी कि नीतीश अपनी जो रैलियों में या जहीं जा रहे हैं वहाँ कोई ऐसी घटना या हरकत को अंजाम न दे जो पूरे चुनाव पर भारी पड़ जाए। ज़्यादा बड़ी चुनौती वो है। जिस तरीके से ये पूरा विश्लेषण हुआ, निश्चित तौर पर बिहार का चुनाव इतना दिलचस्प हो चुका है कि दिल्ली से लेकर पटना तक सिर्फ और सिर्फ बिहार चुनाव की चर्चा हो रही है। लाजमी भी है, बिहार ऐसा स्टेट ही है। हम खुद बिहार की ज़मीन पर है। सत्ता का संग्राम, हमारा चुनावी रथ लगातार आपके बीच पहुंच रहा है। हमारे सोशल मीडिया हैंडल से आप जान सकते हैं कि हम आज कल या लगातार हमारा चुनावी रथ कहाँ कहाँ होगा। आपके जो मुद्दे हैं आप ज़रूर इस कार्यक्रम में, जो कि दिन भर में 3-4 बार हम लाइव जाते हैं, आप उससे जुड़िए और हमारी कोशिश होगी कि उन जनप्रतिनिधियों तक आपके वो मुद्दे पहुंचाएं। आप सब तमाम वरिष्ठ पत्रकारों का बहुत शुक्रिया, आप दर्शकों का भी बहुत शुक्रिया। बिहार चुनाव की हर अपडेट इस वादे के साथ कि सबसे पहले हम आपको देंगे। हमारे साथ लगातार बने रहिए। कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आपकी टिप्पणियों का इंतजार है। बहुत शुक्रिया।